हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्रीपोजिशन में एमंग और बिटवीन का अध्ययन किया था। आज हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग पढ़ेंगे। चलते हैं एट पे। निश्चित समय का बोध। एट का प्रयोग जो है ए में हम पढ़ेंगे निश्चित समय का बोध। इसके जो है कई अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले निश्चित समय का बोध के लिए हम एट का प्रयोग देखते हैं। निश्चित समय का बोध अर्थात प्रॉक्सिमिटी इन टाइम। देखते हैं एग्जाम्पल। या जिसे हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। शी विल कम एट 4 o'clock. She will come at 4 o'clock. वह 4 बजे आएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। I will do this work at नाइट। यहाँ पे जो है हमने विल का प्रयोग किया है आई के साथ, मतलब मैं इस कार्य को रात में अवश्य करूँगा। एट देखिए यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयुक्त हुआ है। निश्चित समय का बोध इससे हो रहा है। अब चलते हैं इसके बी पे। छोटे स्थान का बोध। छोटे स्थान का बोध प्रॉक्सिमिटी इन प्लेस, मतलब छोटे स्थान का बोध। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम कहें कि मैं चिड़ियाकोट में रहता हूँ, ठीक है, ये एक छोटा सा स्थान है। या हम ऐसे कह लें कि मैं मोलनागंज में रहता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल, आई लिव एट मोलनागंज। यहाँ पे जो एट है इसलिए इसका प्रयोग हुआ है क्योंकि ये जो मोलनागंज है एक कस्बे का नाम है और ये छोटा स्थान है। और अगर हमें चिड़ियाकोट लिखना है तो भी हम ऐड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक छोटा सा पोस्ट है चिड़ियाकोट। और अगर हमें कंपैरिजन करना है, मतलब हमें दो शहरों का नाम लिखना है, जैसे कि हम चिड़ियाकोट के या मऊ ज़िले के चिड़ियाकोट में रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम मऊ ज़िले के चिड़ियाकोट में रहते हैं, तो आई लिव एट चिड़ियाकोट। यहाँ पे इन मऊ हो जाएगा, मतलब जो बड़े स्थान हैं, जो बड़े शहर हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जो है डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, बड़ा होता है। और जो छोटे स्थान होते हैं, कोई कस्बा होता है, क्षेत्र होता है, या आपका विलेज होता है, उसके लिए हम ऐड का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
माई सन इज एट स्कूल, मेरा पुत्र स्कूल में है। यहाँ देखिए स्कूल क्या होता है, एक छोटा सा स्थान होता है, तो उसके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। चलिए सी पे आते हैं। अब जो है जब हमें प्राइस, जिसे हम मूल्य कहते हैं, स्पीड गति कहते हैं, इसका बोध कराना हो तो देखिए कैसे इसको सीखते हैं, इसको देखते हैं। इंडिकेटिंग प्राइस, कोई प्राइस हो, मूल्य, ठीक है, या हम रेट कह लें या हम स्पीड कह लें। तो उसके साथ हम ऐट का प्रयोग करेंगे। कोई मूल्य हो, स्पीड चाल हो, उसके साथ हम ऐट का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, राइस सेल्स, सेल्स मतलब बिक रहा है या बिकता है, एट 4 रुपी पर केजी। ठीक है, इसका मतलब होता है पर या प्रति, या ऐसे भी कह सकते हैं राइस सेल्स एट 4 रुपी अ केजी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मूल्य का बोध हो रहा है। सेकंड आते हैं स्पीड पे। द ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन चल रही है, ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन इज़ रनिंग, ट्रेन जो है चल रही है एट 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। डी पे आते हैं। दिशा या लक्ष्य, जिसे हम टारगेट कहते हैं, डायरेक्शन, दिशा या लक्ष्य का बोध। indicating target or direction, proximity in direction and target। देखते हैं एग्जाम्पल। She is looking at me, शी इज़ लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ देख रही है। ये जो है यहाँ पे डायरेक्शन का बोध हो रहा है, दिशा का ज्ञान हमें पता चल रहा है यहाँ पे। शी इज़ लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ
या मेरी ओर देख रही है। अब आते हैं टारगेट पे। A man with a gun shooting at crowd। A man, एक व्यक्ति जो गन लिए हुए है, जिसके पास गन है, वह शूटिंग मार रहा है, गोली मार रहा है किसको? क्राउड, भीड़ को। मतलब वह जो है भीड़ पे निशाना लगाकर वह जो है गोलियां चला रहा है, भीड़ को टारगेट करते हुए वह गोलियां चला रहा है। अब आते हैं ई पे। इंडिकेटिंग स्टेट, स्टेट यहाँ पे अर्थ होगा दशा, कंडीशन और कंटिन्यूअस एक्टिविटी। इंडिकेटिंग और स्टेट किसी भी दशा को, स्टेट या हम कंडीशन कह लें, यह किसी दशा को व्यक्त करता है। और कंटिन्यूअस एक्टिविटी या कोई कार्य, ऐसा कार्य जो जारी है, जो कार्य अभी कंटिन्यू है, दैट इज़ इन प्रोग्रेस, उसको ये इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल देखिए, द मैन आर एट वर्क। व्यक्ति काम पर हैं, मतलब कार्य अभी जारी है। देखते होंगे आप जो है, जब आप कहीं पे रोड पे निकलते होंगे, घूमने के लिए जाते होंगे, तो कहीं कहीं पे वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है कि द मैन एट वर्क, द मैन आर एट वर्क, कि कार्य प्रगति पर है, मतलब व्यक्तियों के द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है। वहाँ पे इंडिकेटिंग बोर्ड जो है वहाँ पे लगा रहता है और वहाँ पे लिखा हुआ होता है रूट डाइवर्टेड या डाइवर्जन, ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है। तो द मैन आर एट वर्क। सेकेंड देखते हैं एग्जाम्पल। ये जो है किसी कंटिन्यू एक्टिविटी को शो कर रहा है। अब किसी कंडीशन देखते हैं। The players are at play। उनकी कंडीशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वो क्या कर रहे हैं, ये प्रदर्शित कर रहा है। द प्लेयर्स आर एट प्ले, जो खिलाड़ी हैं वो अभी खेल रहे हैं। आर एट प्ले मतलब उनकी जो एक्टिविटी है वह खेलने का है। तो इस तरह से जो है आपका ऐड का यूज़ समाप्त हुआ। अब चलते हैं नंबर 9 पे। before
बिफोर पे आते हैं। इसका भी जो है हम कई अर्थों में प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं बिफोर का। से पहले, से पहले के सेंस में, अर्लियर देन समबडी और समथिंग, किसी से पहले, किसी भी वस्तु या व्यक्ति से पहले। एग्जाम्पल देखिए, A comes before B। A जो है B के पहले आता है। देखिए यहाँ पे पहले का भाव व्यक्त हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, रोहन reached school before me। रोहन मुझसे पहले ही, बिफोर यहाँ देखिए, रोहन reached school before me, रोहन मुझसे पहले ही स्कूल पहुँच गया। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आई टेक लंच बिफोर नून, ऐसे भी हो सकता है। बहुत से सेंटेंसेज हो सकते हैं। अब आते हैं इसके बी पे, इसके अदर मीनिंग पे। इसका अर्थ होगा के सामने, के सामने, जिसे हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, या हम कह दें इन प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ, के सामने। एग्जाम्पल देखिए, The advocate stood before the judge। यहाँ पे बिफोर का मीनिंग होगा के सामने। द एडवोकेट स्टूड, एडवोकेट खड़ा हुआ था या खड़ा था किसके सामने? जज के सामने। दूसरा एग्जाम्पल, या ये भी हो सकता है कि जो है जो वकील था वह जज के उपस्थिति में खड़ा था। उपस्थिति, प्रेजेंस में, उपस्थिति में खड़ा था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी सेड इट बिफोर विटनेस। सी सेड इट, उसने इसे कहा किसके सामने या किसके उपस्थिति में? गवाह के उपस्थिति में। गवाह की उपस्थिति में उसने इस बात को कहा।
इस तरह से आपका जो है बिफोर का प्रयोग जो है समाप्त हुआ। और ये जो है प्रीपोजिशन जो है आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल सिलेबस। अब चलते हैं बिहाइंड पे। जिसका अर्थ होता है के पीछे। बिहाइंड का अर्थ होगा के पीछे। एग्जाम्पल देखिए, द डॉग रन्स, कुत्ता दौड़ता है, behind his master, अपने मालिक के पीछे। द डॉग रन्स, यहाँ पे हिज की जगह इट्स कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इट्स मास्टर, द डॉग रन्स बिहाइंड इट्स मास्टर। जो डॉग है वो दौड़ता है अपने, यहाँ पे इट्स का अर्थ होगा अपने मालिक के पीछे पीछे। बिहाइंड का अर्थ होगा के पीछे। सेकेंड एग्जाम्पल, there is a secret behind, there is secret behind his success। एक सीक्रेट है, रहस्य है बिहाइंड किसके पीछे, उसके सफलता के पीछे। इस तरह से आपका बिहाइंड का यूज समाप्त हुआ। अब आते हैं बेलो। जिसका अर्थ होता है के नीचे। इसका अर्थ होगा के नीचे। एट लोअर पॉइंट और डिग्री, के नीचे एट लोअर पॉइंट और डिग्री। देखते हैं एग्जाम्पल, please don't write below these lines। कृपया मत लिखिए के नीचे। किसके नीचे? इन पंक्तियों के नीचे। मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि इस पंक्तियों के नीचे मत लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल देखिए, his marks was below 90, उसका जो मार्क्स है वह 90 के नीचे था। यहाँ पे वाच हुए वर्ग का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। His marks were below 90। अब आते हैं, ये ख़त्म हो गया, समाप्त हुआ ये। नंबर 12, beside and besides, एक है beside और एक है besides। पहले आते हैं beside पे। इसका अर्थ होता है के बगल में या के समीप, के बगल में या के समीप। के बगल में या के समीप, इससे जो है किसी स्थान का बोध होता है, स्थान प्लेस का वो सोचता है कि बगल में या के समीप। एग्जाम्पल देखिए, शी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है, beside हर मदर, वह अपनी माँ के बगल में बैठी हुई है। यहाँ पे अर्थ होगा के बगल में बैठी हुई है। सेकंड, रोहन इज स्टैंडिंग beside the door। रोहन इज स्टैंडिंग, खड़ा है, beside the door, कहाँ पे? दरवाजे के समीप या दरवाजे के बगल में। अब आते हैं besides पे। इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा या के अतिरिक्त। इन एडिशन टू, के अतिरिक्त या के अलावा। एग्जाम्पल देखिए, none can do this work
बिसाइड्स मी, बिसाइड इसमें एस जुड़ा हुआ है। नन कैन डू दिस वर्क, इस कार्य को कोई नहीं कर सकता है बिसाइड्स मी, मेरे अलावा या मेरे सिवाय, मेरे सिवाय या मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त इस कार्य को कोई नहीं कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, I gave the money besides यहाँ पे अगर हम टू ऑल कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई गिव द मनी टू ऑल, सबको, बिसाइड राम। आई गेव द मनी, मैंने धन दिया, टू ऑल, सभी को, किसके अलावा? राम के अलावा, राम के अलावा मैंने सबको धन दिया। तो इस तरह से बिसाइड और बिसाइड का प्रयोग भी समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है अन्य प्रीपोजिशंस का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको वीडियोस हमारे पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए, और जो भी कमेंट हैं उसको भी कर दिया करिए। थैंक यू।